हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपना चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लेट्स को दो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन पे क्यों इंक्यूबेट किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड लैब प्रैक्टिस है या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंटिफिक रीज़न छुपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन का क्या पर्पस है, कौन से माइक्रोब्स डिटेक्ट होते हैं और इसका रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट क्या है। अगर आप एक माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट है, एक लैब प्रोफेशनल है या सिर्फ साइंस और रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रीज़न है कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग या ईएम की जो प्लेट्स होती है उनको एक्सपोजर पीरियड कंप्लीट होने के बाद में पहले 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसके बाद 3 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों इंक्यूबेट किया जाता है। अगर आपने कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या क्लीन रूम इन्वायरमेंट में काम किया हुआ है तो आपने निश्चित तौर पर ये नोटिस किया होगा कि हमारी जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जो प्लेट्स होती है उनको जब हमारा एक्सपोजर पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जो कि 4 घंटे का नॉर्मली होता है, तो इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट या जो लैब में प्लेट को इंक्यूबेट करते हैं वो पहले इसे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करते हैं और उसके बाद में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करते हैं। हमें ये तो पता है कि ये मीडिया प्लेट्स या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जो प्लेट्स होती है उसे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाता है, बट उसका कारण क्या है? तो चलिए समझते हैं उसका सबसे पहला रीज़न। तो सबसे पहला रीज़न जो उसका ये होता है कि जब हम मीडिया प्लेट्स को कूल यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करते हैं तो ये जो टेम्परेचर होता है ये फंगल ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि जो फंगस होते हैं वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से ग्रोथ हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट इंक्यूबेशन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है वो एक परफेक्ट कंडीशन होती है फंगस और यीस्ट को ग्रो करने के लिए। फंगस और यीस्ट में भी कुछ स्पीसीज जैसे कि एस्परगिलियस, पेनिसिलियम और कैंडिडा टाइप के जो फंगस या यीस्ट होते हैं ये नॉर्मली प्रीफर करते हैं कूलर एनवायरनमेंट को। तो इन ऑर्गेनिज्म को जब कूलर एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो नॉर्मली इनका जो नेचर होता है ये स्लोली ग्रो होने का होता है, जो कि बैक्टीरिया की कंपैरिजन में बहुत स्लो ग्रो होते हैं। तो इनको जब ये कूलर एनवायरनमेंट 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का दिया जाता है तो ये इनकी ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, जिससे कि हमें ये इंश्योर हो जाता है या ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इस प्रकार के एनवायरनमेंट में जो फंगस का जो कंटेमिनेशन अगर हमारे एरिया में या क्लीन रूम में है तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाए। मान लीजिए अगर हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की जो हमारी प्लेट होती है उनका इंक्यूबेशन डायरेक्टली अगर हायर टेम्परेचर से करते हैं तो फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो फंगल की ग्रोथ को ओवरशैडो कर देते हैं, जिससे कि जो फंगस की ग्रोथ अगर प्लेट में हुई है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाना या डिटेक्ट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क या नामुमकिन का टास्क हो जाता है। अब हमारी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जो प्लेट्स होती है उनके इंक्यूबेशन का स्टेप 2 आता है, जो कि होता है वार्मिंग अप, यानी कि हमारे इंक्यूबेटर को थोड़ा हम गर्म करते हैं 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो इन्वायरमेंट होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही अनुकूल होता है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को सूट करता है। जैसे कि हमने पहले जो हमारी जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की प्लेट है उसको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट किया होता है, तो जो फंगस अगर हमारे क्लीन रूम या इन्वायरमेंट में है तो उसकी ग्रोथ के लिए हमने एक सूटेबल इन्वायरमेंट ऑलरेडी उसको दिया हुआ होता है। तो अब जो है टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि आइडियल होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए।
कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, सुडोमोनास और बेसिलस जो होते हैं, वार्मर टेम्परेचर यानी कि जो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है उससे सडनली ग्रोथ हो जाती है, जो कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर होता है। तो इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे अगर एनवायरनमेंट में या क्लीन रूम में अगर बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन है तो वो इस वार्मर टेम्परेचर पर आसानी से डिटेक्ट हो जाए और हमें पता लग जाए कि हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल काउंट कितना है। इनकेस अगर हम हमारी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की प्लेट को डायरेक्टली अगर वार्मर टेम्परेचर पर एक्सपोज या इंक्यूबेट करना चालू कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर बैक्टीरिया अवेलेबल है या बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन है तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और ये बैक्टीरिया की फास्ट ग्रोथ जो है अगर हम बाद में 20 से 25 डिग्री या कूलर टेम्परेचर पर अगर इंक्यूबेशन करेंगे तो जो हमारी फंगल की कंटेमिनेशन जो है वो ओवरशैडो हो जाएगी या मास्किंग हो जाएगी या दब जाएगी, जिससे कि फंगस की जो हमारी कंटेमिनेशन है वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें वार्म और कूल टेम्परेचर पर ही अगर इंक्यूबेशन करना है तो क्यों ना हम एक बीच का या सिंगल टेम्परेचर पॉइंट चुन लें, जिससे कि हम अपनी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की प्लेट को इंक्यूबेट करें और उससे हमारे इन्वायरमेंट में जो कंटेमिनेशन है उसका पता लगा सके। लेकिन ऐसा करना या सिंगल टेम्परेचर में हमारी मीडिया की प्लेट को इंक्यूबेट करना जो है वो इफेक्टिवली सपोर्ट नहीं करेगा बोथ जो है हमारे फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को। अगर हम एक मिडल या ग्राउंड टेम्परेचर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें हमारे किसी एक ग्रुप की ही रिकवरी हो पाए और दूसरे ग्रुप की रिकवरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो जो हमारा इफेक्टिवनेस है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग को करने का या जो पर्पस है हमारा ईएम प्लेट को इंक्यूबेट करने का या एक्सपोज करने का, वो जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा और हमें जो है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का इनकम्प्लीट या इनइफेक्टिव डाटा मिलेगा। जब हम हमारी मीडिया की प्लेट को दो अलग अलग टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन करते हैं तो हमें ये इंश्योर हो जाता है या कॉन्फिडेंस होता है कि स्लो ग्रोइंग जो कि फंगस का नेचर होता है और फास्ट ग्रोइंग जो कि बैक्टीरिया का नेचर होता है ये एक्यूरेटली ग्रो हो, इनको अपने ग्रोथ के हिसाब से अनुकूल इन्वायरमेंट मिलता है और ये आसानी से ग्रो होते हैं और हमें आसानी से आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेटरी गाइडेंस से द्वारा रेगुलेट होती है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी काम होते हैं वो रेगुलेटरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि इस दो टेम्परेचर को लेकर रेगुलेटरी गाइडेंस में क्या गाइडेंस दी हुई या रेगुलेटरी गाइडेंस में क्या लिखा हुआ है। तो जो ये 2 स्टेप में इंक्यूबेशन की प्रोसेस है ये ना ही सिर्फ एक बेस्ट प्रैक्टिस है, साथ ही साथ ये रेगुलेटरी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर हम यूएसपी की बात करें तो यूएसपी के चैप्टर नंबर 1116 में, और अगर हम यूजीएमपी की बात करते हैं तो इसके एनेक्स 1 में, और आईएसओ की अगर हम बात करें तो आईएसओ के चैप्टर नंबर 14698 में ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इन सभी गाइडलाइंस में ये एम्फेसाइज किया गया है कि डुअल टेम्परेचर को मॉनिटर करना या इसमें प्लेट का इंक्यूबेशन करना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है या रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, जिससे कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से माइक्रोबियल जो फ्लोरा हमारे एनवायरनमेंट में है उसका डिटेक्शन हो जाए और हमें ये इंश्योर हो जाए कि हमारा क्लीन रूम जो है वो कंट्रोल्ड है और जो इन्वायरमेंट है उसमें जो लिमिट्स दी हुई है गाइडलाइंस में उसके अकॉर्डिंग ही माइक्रोबियल फ्लोरा अवेलेबल है या उससे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है। इन सभी गाइडलाइंस को पालन करना या एडहेरेंस करना ना कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड है बल्कि ये उतना ही आवश्यक है कि जिससे कि हम हमारे प्रोडक्ट की सेफ्टी को मेंटेन कर सके और साथ ही साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी फॉलो कर सके। तो व्यूवर्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि
हमारी जो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की जो प्लेट्स होती है उसको दो अलग अलग टेम्परेचर यानी कि पहले 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक कूलर टेम्परेचर होता है और बाद में 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक वार्मर टेम्परेचर होता है, उस पे इंक्यूबेट करने के पीछे का साइंस क्या है। ये एक सिंपल प्रोसेस लग सकती है, लेकिन इससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब जैसे कि फंगस, यीस्ट, बैक्टीरिया, इन सभी को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है, जो हमारे इन्वायरमेंट की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है कंट्रोल रह सके और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मीट हो सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग साइंस और माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।